Still curious bar. Never stop learning. भारत और चीन, दो पड़ोसी जिनका आधुनिक सफर लगभग एक साथ शुरू हुआ। लेकिन आज एक दुनिया की फैक्ट्री है तो दूसरा दुनिया का बैक ऑफिस। ये इतना बड़ा फर्क आखिर आया कैसे? आइए आज इसी कहानी की गहराई में चलते हैं। हाँ, शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन अंजाम जमीन आसमान का फर्क। सवाल तो यही उठता है कि ऐसा हुआ क्या? कल तक जो देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज उनके बीच ये मीलों का फासला क्यों है? तो चलिए इस फासले को जरा आंकड़ों में देखते हैं। आज भारत की इकोनॉमी का साइज लगभग $4 ट्रिलियन और चीन का $18 ट्रिलियन। जी हां, 18 ट्रिलियन, यानी हमसे सीधे सीधे 4.5 गुना से भी ज्यादा। यही है वो सच्चाई, वो फासला जिससे आज हम समझने वाले हैं। तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या हमेशा से ही ऐसा था? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सवाल का जवाब आज मैं नहीं, इतिहास में छुपा है। तो आइए वक्त की मशीन में बैठते हैं और चलते हैं सीधे 1940 के उस दौर में जहां से इन दोनों देशों का आधुनिक सफर एक साथ शुरू हुआ था। तो हम आ गए हैं 1940s के आखिरी सालों में। तस्वीर सोचिए, भारत और चीन दोनों ही गुलामी की जंजीरों से अभी अभी आजाद हुए हैं। अंदरूनी लड़ाइयों से थके हुए, टूटे हुए, गरीबी चरम पर थी और भविष्य एक अंधेरे पहाड़ जैसा लग रहा था। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उस वक्त दोनों देशों में एक आम इंसान की कमाई, जिसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो लगभग बिल्कुल बराबर थी। दोनों की अर्थव्यवस्था की गाड़ी खेती-बाड़ी के पहिए पर ही चल रही थी। दोनों ही बस किसी तरह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये आजाद होते ही उनके चुने हुए रास्ते जरूर अलग थे। हमने यानी भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया, मतलब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ। हमारा फोकस था आत्मनिर्भरता पर। वहीं दूसरी तरफ चीन ने पूरी तरह से कम्युनिस्ट मॉडल चुना, जहां सब कुछ सरकारी कंट्रोल में था। पर इतने बड़े फैसलों के बाद भी नतीजा ये था कि दोनों ही देशों की आर्थिक रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। और ये धीमी गाड़ी कई सालों तक ऐसे ही चलती रही। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यही वो पल था जहां से इन दोनों देशों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। इस रेस में पहला कदम चीन ने उठाया। साल था 1978। उन्होंने अपनी ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया और दुनिया भर की कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक कदम था। और हमने भी रिफॉर्म किए, लेकिन पूरे 13 साल बाद 1991 में। और हमारा फैसला कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। अब आप सोचेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट आखिर था क्या? देखिए, इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की तिजोरी में पैसे इतने कम हो गए हैं कि आप बाहर से राशन तक नहीं खरीद सकते। बस वही हाल देश का था। हमारी सरकारी तिजोरी में फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो चुके थे। हम दिवालिया होने के बहुत करीब थे। तो इस संकट से निकलने के बाद दोनों देशों ने जो दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल चुने, वही अगले 30-40 साल के लिए उनकी पहचान बन गए। एक फैक्ट्री का मॉडल और दूसरा ऑफिस का। चीन ने दांव खेला मैन्युफैक्चरिंग पर, वो बन गया दुनिया की फैक्ट्री। उनका मकसद साफ था, हर चीज बनाओ और पूरी दुनिया में बेचो। और भारत ने क्या किया? हमने एक अलग रास्ता चुना। हम बन गए दुनिया का बैक ऑफिस। हमने सामान बनाने के बजाय अपनी दिमागी काबिलियत यानी सर्विसेज बेचने पर फोकस किया। सॉफ्टवेयर, IT सपोर्ट, ये सब हमारी पहचान बने। और ये फर्क आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एक तरफ चीन की वो विशाल मीलों तक फैली फैक्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ भारत के शहरों में बने ये चमचमाते ग्लास के ऑफिस बिल्डिंग्स, जिनके अंदर बैठे हमारे इंजीनियर्स दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर कोड लिख रहे हैं। इन अलग अलग रास्तों का नतीजा ये है कि आज दोनों देश दुनिया को बिल्कुल अलग अलग चीजें बेचते हैं। जब चीन के बंदरगाहों से बड़े बड़े कार्गो शिप्स निकलते हैं तो उनमें लदे होते हैं मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स भी। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट इंटरनेट की वायर्स से होता है, सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज। तो चलिए घूमकर फिर से आज की हकीकत पर आते हैं। जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। आबादी के मामले में हम दोनों लगभग बराबर हैं, 140 करोड़ के आसपास। लेकिन जब बात आती है इकोनॉमी के साइज की, तो ये जमीन आसमान का फर्क देखिए। मतलब बिल्कुल साफ है, इंसान उतने ही, लेकिन वो पैसा बनाने वाली मशीन है ना, वो चीन ने हमसे कई गुना बड़ी बना ली है।
और इस बड़ी मशीन का सीधा असर वहां के आम नागरिक की जेब पर पड़ता है। इसी वजह से आज ऑन एवरेज चीन का एक नागरिक भारत के एक नागरिक से लगभग 5 गुना ज्यादा कमाता है। सोचिए, 5 गुना। ये फर्क इसीलिए आया क्योंकि चीन ने अपने फैक्ट्री मॉडल से करोड़ों जॉब्स पैदा किए। तो ये तो थी अब तक की कहानी, इतिहास। लेकिन अब आगे क्या? कहानी का अगला पन्ना क्या कहता है? आइए अब देखते हैं कि आज ये दोनों देश कहाँ खड़े हैं, उनकी असली ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, और भविष्य की इस दौड़ में किसका पलड़ा भारी लग रहा है। देखिए, किसी भी देश का भविष्य उसके लोगों से बनता है, और इस मामले में भारत के पास एक बहुत बड़ा एसेट है जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी दुनिया की सबसे जवान आबादी, काम करने के लिए तैयार करोड़ों नौजवान। वहीं दूसरी तरफ चीन एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक विंटर, यानी उनकी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये टेबल इस पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है। अगर हम भारत की ताकत देखें तो वो है हमारी युवा शक्ति और यूपीआई जैसा हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, सड़क, पोर्ट, बिजली यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारी एक बड़ी कमजोरी है। वहीं चीन की सबसे बड़ी ताकत उनका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी बूढ़ी होती आबादी बन चुकी है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आगे क्या? ये दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में अगले 50 सालों में कौन सा रास्ता बेहतर साबित होगा? क्या चीन का फैक्ट्री मॉडल नए चैलेंजेस झेल पाएगा, या भारत का ऑफिस मॉडल और हमारी युवा शक्ति इस नई दुनिया में बाजी मार लेगी? किसका सफर ज्यादा मजबूत साबित होगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला कल ही लिखेगा, लेकिन इस कहानी से सीखना और नए सवाल पूछते रहना, यही तो हमारा सफर है। Still Curious Bar. Never stop learning.